देखो पिछले लेक्चर में क्या देखा था आप लोगों ने, रेप्लिकेशन का क्रियाविधि को आपने देख लिया था। और रेप्लिकेशन की क्रियाविधि के बाद हम क्या देखेंगे, अनुलेखन देखेंगे। क्योंकि अनुलेखन होता क्या है, आपने जैसे सुना था कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता था, रेप्लिकेशन। ठीक उसी प्रकार से डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। यानी बताया जा रहा है डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस प्रकार से आप रेप्लिकेशन की क्रियाविधि को देखे थे कि उसमें अलग अलग एंजाइम जो है, यानी उसमें प्रारंभिक क्रिया आ रहा था, समापन क्रिया आ रहा था, ये अलग अलग बिंदु था ना। उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, इसमें भी क्या होते हैं, एंजाइम आते हैं और इसका क्या करते हैं कि उस स्थान को जांच करते हैं कि किस स्थान से क्या होगा, अनुलेखन क्रिया होगा। तो अनुलेखन से पहले यानी हमको आज पढ़ना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि आरएनए क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर डीएनए बना होता है। क्या होता है, अरे उसमें राइबोज शर्करा होता है, शुगर और फास्फेट शुगर होता है और नाइट्रोजनी क्षार होता है। इसमें भी वही सेम प्रक्रिया होती है, यानी इसमें क्या होता है, फास्फेट जो समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्थोफास्फेट होता है। क्या होता है, ऑर्थोफास्फेट होता है। और उसके बाद से राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, आरएनए का ध्यान रखना। जैसे आरएनए में बताया जा रहा है, आरएनए में आपको क्या क्या मिला, शर्करा हो गया, ठीक है ना। एक तो शर्करा हो जाता है, दूसरा क्या होता है, फास्फेट होता है। क्या होता है, फास्फेट, और इसके बाद से नाइट्रोजन। अब जो फास्फेट होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोफास्फेट होता है। क्या होता है, ऑर्थोफास्फेट होता है। और नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं वह नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, तो AUGC होते हैं। क्या होते हैं, AUGC होते हैं। ध्यान रखना, AUGC ये क्या है, नाइट्रोजन। यहां तक किसी को दिक्कत। अब इसका जो है ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा होता है, इससे क्या जुड़ा होता है बेटा, शर्करा जुड़ा होता है ना। ऐसे, और इससे क्या जुड़ा होता है बेटा, इससे जुड़ा होता है UG और अब ये जानते हो कि जहां जहां पे क्या होता है, एडेनिन होता है वो क्या होता है, और यूरासिल होगा, ये भी क्या होगा, अरे उसमें क्या होता है, थाइमिन होता है। जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, थाइमिन होता है, और इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है। और ये जहां जहां पे होंगे ये क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल होते हैं। ये तो इसका आपने समान चीज जान लिया। सबसे पहले हमें अनुलेखन पढ़ने से पहले क्या जानना होगा कि आरएनए होता क्या है। पहले हम क्या जानेंगे, आरएनए। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के अंदर क्या क्या चीज पाई जाते हैं, उसमें जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, ये सारी चीजें उपस्थित होती है ना। तो प्रोटीन का मुख्य, ये आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आरएनए जो होता है, जितने भी सजीव होते हैं या जीव होते हैं उसमें आरएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं होता है। जबकि जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं में किस रूप में पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया
यानी अनुवांशिक पदार्थ क्या, जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है, वो अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हमारे शरीर में यानी जीव जंतु या सजीवों के शरीर में क्या होते हैं, आरएनए तो होते हैं, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाने का कार्य नहीं करते हैं। जबकि जो विषाणु होते हैं, उन विषाणुओं में ये क्या करते हैं, उन विषाणुओं में ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और उनके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले आरएनए को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, आरएनए। अब ये जो आरएनए होता है बेटा, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि आरएनए का क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बताया गया कि ये आरएनए जो है दो तरह के होते हैं। एक तो अनुवांशिक, यानी अनुवांशिक पदार्थ नहीं होते हैं, और एक में क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होते हैं। अब अनुवांशिक पदार्थ किसमें होते हैं, तो अनुवांशिक पदार्थ केवल वायरस में होते हैं। किसमें होते हैं, वायरस, यानी विषाणु। और जितने भी जीव क्या होते हैं, जीव होते हैं या सजीव होते हैं, उनमें किस प्रकार का एक आरएनए जो है क्या अनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाया जाता। जैसे मनुष्य में, मनुष्य के अंदर भी आरएनए होता है, लेकिन वो क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं होता है। छोटे जीव जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अंदर भी होता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। जबकि जो हाथी होता है, हाथी के अंदर भी आरएनए पाया जाता है, यानी उसकी कोशिका के अंदर क्या होता है, आरएनए पाया जाता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ के रूप में नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पे जो आरएनए होता है, यानी जीव, जो चाहे जीव हो या सजीव हो, उनमें जो है आरएनए निम्न रूप में पाए जाते हैं। इनमें जो आरएनए होता है बेटा, किसमें, सजीवों और जीवों में, ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का आरएनए पाया जाता है। एक को कहा जाता है आरएनए, और दूसरे को कहा जाता है mRNA, और तीसरे को कहा जाता है tRNA। हम एक एक को ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देना है। आरएनए का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसका फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख लेना। इसको क्या बताया गया, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। mRNA का मतलब क्या होता है जी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है मैसेंजर। क्या होता है, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और tRNA का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तीनों बात समझ में आ गया। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? अब हम समझेंगे, अब एक चीज ध्यान रखना, अभी मैंने बताया कि जो आरएनए होता है, आरएनए का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो आरएनए का हमारे शरीर में यही कार्य है कि ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। अब कैसे करता है? तो एक चीज हम सबसे पहले, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? कितने लोग समझ में आया? सबको आ गया। तो पहला चीज आपने ये समझ लिया कि इसका मुख्य कार्य क्या है बेटा? यानी प्रोटीन का निर्माण करना। अब स्टार्ट करें, अब एक एक को देखें। तो आपको आरएनए कितने प्रकार के मिल गए? 3 प्रकार के आरएनए आपको मिल गए। अब हम पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला स्टार्ट करते हैं। क्या है? जो यानी आपने यही देखा कि ये तीनों, यानी आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए तीनों मिलता है तो क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। अब होता कैसे है? तो पहले हम एक एक को जानेंगे, ठीक है ना? हम सबसे पहले क्या देखते हैं? आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए, इसका फुल फॉर्म आपको बता ही दिया गया है, राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका देखते हैं, एक एक चीज पॉइंट के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसकी खोज किसने की। पहले क्या देखेंगे? खोज। तो राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है सर्वप्रथम कुंज ने किया था। किसने किया था? कुंज ने किया। ठीक है, पहला चीज आप इसको समझ लो कि इसकी खोज किसने की थी? कुंज ने की थी। दूसरा, जो हमारा शरीर है बेटा, अगर मनुष्य की शरीर की बात कर लें तो हमारे शरीर में ये जो आरएनए होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? पहले तो हमारे शरीर की एक कोशिका में ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों आरएनए पाए जाते हैं। जो हमारे शरीर की एक कोशिका है, इन तीनों कोशिकाओं में क्या होते हैं? तीनों आरएनए पाए जाते हैं। अब जो है इसमें जो है इन तीनों में सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो लगभग जो है 80% कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो पहला जो आपने बिंदु ये देख लिया, दूसरा बिंदु ये देख लिया कि हमारे शरीर में आरएनए में कौन आरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आरएनए कितना पाया जाता है? 80%। यानी 20% में कौन कौन पाए जाते हैं? टीआरएनए और एमआरएनए। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन आपसे आ जाए कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। कोई टी कह रहा है, कोई एम कह रहा है, नहीं, कौन पाया जाता है? 80% है ना? कौन पाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रख लेना। अब आरएनए करता क्या है? जो राइबोसोमल जो है आरएनए है, वो करता क्या है? तो ये राइबोज का निर्माण करता है। क्या करता है? आरएनए राइबोज का निर्माण करता है। चीजें आपको इतनी समझ में आ गई? बड़े साधारण से चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहले बताया गया कि आरएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताया गया कि राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा
फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज किसने किया था? मुंजे ने किया था। हमारे शरीर की एक कोशिका में, हमारे शरीर तो बहुकोशिकीय है, तो हमारे शरीर की एक कोशिका में यानी प्रत्येक कोशिका में ये तीनों जो आरएनए हैं क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? 80% कौन पाया जाता है? आरआरएनए पाया जाता है। और इसके बाद बताया गया कि आरआरएनए करता क्या है? तो बेटा आरआरएनए का कार्य क्या है? ये जो है राइबोज का निर्माण करता है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब हम सीधे जानेंगे कि भाई राइबोज का निर्माण किया तो राइबोज होता क्या है। अब हमको जानना होगा कि राइबोज क्या होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं राइबोज। राइबोज क्या होता है बेटा? देखो आप लोगों ने कोशिकांग पढ़ा है। एक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिका के जितने कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं? कोशिका अंग पाया जाता है, जिससे कोशिकांग कहते हैं। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारे शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और प्रत्येक अंग अलग अलग क्या करता है? कार्य करता है। अब इनको जो है बनाने के लिए अलग अलग कोशिकाएं मिलकर अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं। जबकि जो कोशिका होती है वह बहुत सूक्ष्म इकाई होती है, यानी हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। अब ये कोशिका इतने छोटे हैं कि वो सिंगल होता है, तो उसमें भी क्या होता है? उनको भी भोजन की आवश्यकता है, उनको भी शोषण की आवश्यकता है, उनमें भी पाचन क्रिया होती है। ये सारी घटनाएं होती है क्योंकि वो सजीव होते हैं। क्या होते हैं? सजीव होते हैं। तो उनमें जो है यानी जो उनका जीव द्रव्य होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है उसमें, उसी के अंदर जैसे मान लेते हैं ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर, अब ये कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती हैं और ये क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, यानी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक भी एक प्रकार का वो भी जिसमें होता है वो कोशिकांग का काम करता है। तो मान लेते हैं कि ये आप देख रहे हो कि इसमें क्या होता है? ये तरल पदार्थ होता है ना, तो ये तरल जो पदार्थ होता है जो जीव द्रव्य कहा जाता है, यही जिस कोशिका के अंदर अगर ये तरल पदार्थ होगा वही कोशिका जीवित होगी। जिसके अंदर ये क्या होगा? अगर ये तरल पदार्थ नहीं पाया जाएगा वो कोशिका क्या होती है? मृत कोशिका होती है। ठीक है। अब इसी कोशिका के अंदर छोटे छोटे इनके अंग होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं? अंग होते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, ये कहीं पे किसी तरह से होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये जो है कोशिकांग इनके निम्न होते हैं, जैसे गाल्जिका, अंतःप्रवद्वी जालिका हो गया, इसके बाद से राइबोज हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? हरित लवक हो गया। यानी बहुत प्रकार के क्या होते हैं? क्या पाए जाते हैं? कोशिका अंग पाए जाते हैं, यानी कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये कोशिकांग अलग अलग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये राइबोज क्या है? राइबोज भी कोशिका का एक अंग होता है, जिससे कोशिकांग। ठीक ना। अब हम देखेंगे ये राइबोज का जो निर्माण करते हैं ये क्या होता है। पहले राइबोसोम के बारे में देखते हैं। क्या होता है? राइबोसोम है ना जी, ये किसका? राइबोज नहीं, राइबोसोम। राइबोसोम ये भी क्या है? राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है बेटा, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से यहाँ आराम से समझने का काम करोगे। जो राइबोसोम होता है बेटा, ये क्या होता है? ये 2 इकाइयों का बना होता है। कितने इकाइयों का बना होता है? 2 इकाइयों का। ध्यान देना इधर। राइबोसोम जो है ये 2 इकाइयों का बना होता है। एक छोटा इकाई होता है
और एक क्या होता है, बड़ा इकाई होता है। ध्यान दो, बताएगा ये क्या है, ध्यान दो, ये छोटा इकाई है और ये क्या है, बड़ा इकाई है। पहले आपको बताएगा कि जो राइबोसोम होते हैं ये दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, एक छोटी इकाई होती है और एक क्या होती है, बड़ी इकाई होती है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम की जो है इसकी खोज सर्वप्रथम जो है पैलेड ने की थी। किसने की थी, पैलेड ने की थी। यानी इनकी खोज को देखेंगे तो खोज किसने किया था, पैलेड ने किया था। ये कौन सी इकाई है बेटा, छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, और ये क्या है, बड़ी इकाई है। तो पहला आपने देखा कि जो राइबोसोम है वह दो इकाई, छोटी और बड़ी इकाई से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसकी खोज किसने किया था, पैलेड ने किया था। और तीसरा क्या होता है, राइबोसोम झिल्लीहीन होता है। क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वह झिल्लीहीन होता है, झिल्लीहीन होता है, ठीक है ना। ये अब झिल्लीहीन होता है, इसका मतलब ये हुआ, या तो इसे कह सकते हो कि झिल्लीहीन होता है या झिल्ली रहित होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, यानी ये आवरणहीन होता है। इसको कह सकते हैं कि क्या होता है, आवरणहीन होता है, ठीक है ना। कहाँ हंसी आ रही है आपको, कोई आवरण नहीं। ठीक है, इसमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, सवाल क्या पैदा होता है। मैंने बताया इसमें कि ये दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई। इसकी खोज पैलेड ने किया था। ये झिल्लीहीन होता है, ये झिल्ली रहित होता है, यानी इनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये बने किसके होते हैं। अब तो हमारे दिमाग में आएगा ना कि सर आपने कहा कि ये आवरणहीन होता है, ये इसमें झिल्ली नहीं पाया, तो ये बना किसका होता है। तो ये देखो, ये बना किसका होता है, ध्यान रखना। ये जो होता है, ये ध्यान रखना, ये जो होता है इसको कहा जाता है, ये आरआरएनए। क्या होता है, आरआरएनए होता है, आरआरएनए। और इनके अंदर जो है ना प्रोटीन भरा होता है। इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है। अर्थात हम देखेंगे ये बना किसका होता है, तो ये आरआरएनए और प्लस प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, राइबोसोम बना। तो आपको एक चीज मिल गया कि राइबोसोम किसका बना होता है। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक क्या होता है, आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन। यानी प्रोटीन और आरआरएनए मिलकर किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। ये जो आपको इस तरह का निशान दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आरआरएनए होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पे एक चीज समझना होगा। मैंने अभी बताया कि जो कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक, और एक क्या होती है, यूकैरियोटिक। अब इन दोनों में राइबोसोम देखोगे तो ये अलग अलग से होते हैं।
एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। इसमें क्या बताते हैं, देखो बताया गया कि जो कोशिकाएं होती है बेटा, कोशिकाएं दो तरह की होती है। एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है बेटा कोशिका, ये केंद्रक रहित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक वाले में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि दो तरह के आपके, यानी दो तरह के कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ जीवों में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, कुछ में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक। जैसे हम लोग के शरीर में कौन सा, यूकैरियोटिक पाया जाता है। जीव जंतु के अधिकांश शरीर में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। अब हमें देखना था कि ये आपको जो है, हम तो ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आरएनए पाया जाता है, तो अब इनमें ये जो राइबोसोम होते हैं, ये जो कोशिकांग होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। हमें समझाने का मकसद यही था। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या होते हैं बेटा, इसमें भी पाए जाते हैं और इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। हमने देखा कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी मिल रहा है और यूकैरियोटिक में भी मिल रहा है। अब जो प्रोकैरियोटिक में मिलता है वो क्या होता है, वह 70 यश होता है। वो क्या होता है, 70 यश पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, 80 यश। अब चूंकि 70 यश 80 यश को डिटेल आपको जानना है तो आपको 11 में जाना पड़ेगा। क्लास 11 के बुक को खोल के देखना पड़ेगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस केवल इसमें थोड़ा बहुत अंतर 70 यश और 80 यश में क्या अंतर है मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको मौका मिले 11 की क्लास के बुक आप खोलना, उसमें देखना आपको मिल जाएगा कोशिका जो चैप्टर देखिए। दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, ध्यान देना। जैसे यहां मान लीजिए, यहां देखिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक वाला क्या है, राइबोसोम, ठीक है, जो कितने का है, 70 यश का। और ये क्या है, यूकैरियोटिक वाला है, थोड़ा छोटा हो गया। ये कितने का है बेटा, 80 यश। अंतर दोनों में क्या होता है, अंतर ध्यान देना। इसमें जो है ना आरएनए होते हैं, उनकी संख्या 3 होती है। एक छोटे वाले में आरएनए पाया जाता है और ये इसमें कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक छोटे वाले में पाया जाता है और 3 किस में पाए जाते हैं, बड़े वाले इकाई पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3। तो पहला आपने एक चीज समझ लिया कि पहला अंतर क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक वाले में जो आरएनए होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, यानी 3। इधर वीडियो आ रहा है देखो, इसमें कितने पाए जाते हैं, 3 आरएनए पाए जाते हैं। इसमें कितने पाए जाते हैं बेटा, 4 आरएनए पाए जाते हैं। पहला अंतर आपने ये देख लिया। दूसरा क्या होता है, ध्यान देना, जो प्रोकैरियोटिक वाले कोशिका होते हैं और यूकैरियोटिक वाले कोशिका होते हैं, इसमें
कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, ध्यान देना इधर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूज बाद में कंफ्यूजन में ना पड़ रहा हूँ। इसमें जो कोशिकांग होते हैं बेटा, इसमें सिर्फ एक ही कोशिकांग पाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। यानी इसमें सिर्फ एक ही पाया जाता है, कौन, राइबोसोम। और इसमें क्या होते हैं कि जितने भी क्या होते हैं कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरावर्ती जालिका, गाल्जी काय, हरित लवक, राइबोसोम, ये सारे क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? यानी इसमें एक पाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें थोड़ा सा एक और अंतर देख लेते हैं। ये जो होता है, ये छोटा वाला जो होता है, ये 30 यस का होता है। कितने का होता है, 30 यस का। और ये कितने का होता है, इसका होता है, ध्यान रखना, 50 यस होता है। कितना होता है, 50 यस होता है। इसमें ध्यान देना, ये जो होता है ये 40 यस का होता है, 40 एस का होता है। और ये जो होता है ये 60 एस का होता है। कितने का होता है, 60। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा सर इसको आपने अभी बताया 80 एस, केवल ये दोनों मिला दिया जाए तो कितना हो गया, 100। तो इसके लिए आपको विधिवत उधर मैंने आपको बताया है कि उसको देख लेना। अब मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इसको भी देखोगे तो 5 दिन कितना हो गया, 80 हो रहा है। और ये कितने का है, 70 का। तो यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना है, आपको आगे देखना है। मुझे इसका केवल अंतर में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ये जो आरएनए होता है बेटा, ये आरएनए जो होता है ये कितने का होता है, तो ये 16 यस का होता है। ये कितने का होता है, ये 16 यस का होता है। कई बार ये बताने का मतलब ये है ना कि ये कई बार सवाल में आ जाता है, 16 यस का होता है। और ये कितने कितने के होते हैं, तो इनको नोट कर लो। ये होता है 5 यस का होता है और ये होता है 23 यस का। यानी ये 5 यस का होता है, 5 यस का होता है। और ये क्या होता है, 23 यस का होता है। और इनमें देख लेते हैं, ये जो होता है, इसका जो होता है, ये होता है 18 यस का होता है, 18 यस का होता है। और ये जो होता है, नोट कर लो, ये होता है 5 यस का होता है। कितना का होता है, 5 यस का होता है। ये होता है 5.5 यस का। ये कितने का होता है, 5.5 यस का। और ये होता है, नोट कर लो, 28 यस का होता है। समझ में आ गया अंतर दोनों में? देखे एक बार ध्यान से सुनो, बताया गया इनमें क्या अंतर होता है बेटा। जो प्रोकैरियोटिक वाले जो राइबोज होते हैं, राइबोसोम होते हैं, और यूकैरियोटिक वाले कोशिका के जो राइबोसोम होते हैं, तो ये 80 यस का होता है यूकैरियोटिक वाला, और ये क्या होता है, 70 यस का होता है। इसमें बताया गया इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होता है, राइबोसोम होता है। अब ये बताया गया इनमें जो ये छोटी वाली क्या है, इकाई है, ये 30 यस की होती है, और बड़ी वाली इकाई कितनी की होती है, 50 यस की होती है। इसमें बताया गया कि इसमें 3 आरएनए पाए जाते हैं। इसमें कितने आरएनए पाए जाते हैं, 4 आरएनए होते हैं। फर्स्ट आरएनए जो होता है जो छोटे वाले में, वह 16 यस का होता है। दूसरा कितने का होता है, 5 यस का। और तीसरा कितना होगा, तो 23 यस का होता है। इसमें बताया गया जो छोटा वाला होता है वो 18 यस का होता है। जो बड़े वाले में जो होता है आरएनए, ये क्या होता है, 5 यस का होता है। और ये क्या होता है, 5.5 यस का होता है। और नीचे वाला क्या होता है, 28 यस का होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, यानी अब ये सब क्या मिल गए, ध्यान देना। इसमें जो है 3 प्रकार के आरएनए और क्या मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है। प्रोटीन होगा ना बीच बीच में, बोलो इसमें प्रोटीन होगा कि नहीं? तो इसमें क्या हो गया,
3 RNA RNA और प्लस क्या है प्रोटीन, और इसमें क्या है जी 4 RNA और प्लस क्या है प्रोटीन। ये दोनों राइबोसोम आप समझ लीजिए कि क्या क्या मिलकर बना हुआ है। अब हम तो राइबोसोम को हमने देख लिया कि राइबोसोम कैसे बना हुआ है, ठीक है। किसी को राइबोसोम में दिक्कत है? अब हम देखेंगे कि राइबोसोम इसका जो है RNA का कार्य क्या है, ठीक है। देखो बेटा, हम देख रहे हैं RNA का कार्य। देखो RNA का कार्य निम्न होता है। पहला तो इनका कार्य क्या होता है कि RNA जो है ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। दूसरा जो है RNA दूसरा कार्य क्या करते हैं कि ये सतह देते हैं, जगह देते हैं किसको जुड़ने के लिए, mRNA और tRNA को। जो छोटा वाला उसमें इकाई होती है राइबोसोम में, जो छोटी इकाई होती है उससे जाकर mRNA यानी उसमें जो RNA होता है उससे कौन जाकर जुड़ता है, mRNA जुड़ता है। और दूसरा जो है जो बड़ी वाली इकाई होती है और उसमें जो RNA होते हैं उससे जाकर कौन जुड़ता है, tRNA जुड़ता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये कार्य होता कैसे है, यानी ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं तो ये होता कैसे है, तो ऐसे नहीं हो जाता है। ये क्रिया संपन्न कैसे होती है, तो सबसे पहले आपको अनुलेखन को समझना होगा। बिना अनुलेखन प्रक्रिया के, सुनो ध्यान रखना, बिना अनुलेखन प्रक्रिया के क्या ये इनमें क्रियाएं संपन्न नहीं होगी। जैसे हमने क्या बताया कि अनुलेखन क्या है बेटा, जब अनुलेखन अनुवादन बता देते ना, हाँ डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये क्या होता है अनुलेखन होता है। तो अब हम अनुलेखन जब होगा क्या होगा, अनुलेखन होगा। अनुलेखन में क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। क्या बनेगा, डीएनए से, ये अनुलेखन है और अनुलेखन में डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए। अब ये आरएनए जो है आपको कितने प्रकार के बताए गए थे, 3 प्रकार के बताए गए थे। यानी ये तीनों आरएनए, यानी डीएनए जो है, ये जो डीएनए है बेटा ये क्या करेगा, ये तीनों आरएनए यानी पहले RNA और फिर क्या है mRNA और इसके बाद से tRNA, ये इसमें परिवर्तित करेगा अनुलेखन क्रिया द्वारा। RNA ये तीनों प्रक्रिया करेगा। जब ये तीनों प्रक्रिया हो जाएंगे तो इन तीनों प्रक्रिया के बाद से ये RNA क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण। समझ में आई यहां तक बात? यानी अब ये प्रोटीन का प्रक्रिया कैसे होगा, तो यहां पे अनुवादन क्रिया होगा। क्या होगा, अनुवादन क्रिया होगा। अनुवादन का मतलब क्या है, अनुवादन का मतलब क्या है, आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा, अनुवादन। अरे अनुलेखन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। उसी तरह से आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। एक चीज ध्यान रखना, फिर एक बात सुनो, एक बार ध्यान से इधर देखो तक। हमने क्या बताया कि पहले डीएनए का क्या होगा, अनुलेखन होगा। अनुलेखन से क्या होगा, डीएनए 3 चीजों में, ये 3 आरएनए में बनेगा। कौन कौन, RNA, mRNA और tRNA। ये तीनों आरएनए जो है, ये तीनों जो आरएनए है, ये तीनों आरएनए क्या करेंगे, सहायता करेंगे। क्या करेंगे, सहायता करेंगे। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए।
अर्थात जो ये तीनों सहायता किसको कर रहे हैं, प्रोटीन बनाने को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। आपको बताया गया कि अनुलेखन क्रिया द्वारा डीएनए क्या किया, आरएनए बनाया तीनों, और ये 3 आरएनए को बनाया, और ये तीनों आरएनए ने किस में सहायता किया, प्रोटीन बनाने में। अब प्रोटीन बनाने की जो सहायता किया उसी को हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। ठीक है, अर्थात अनुवादन से हम प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन बनाने में तीनों आरएनए की हमें क्या होगी, जरूरत। हमने क्या देखा कि अनुवादन से हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, अर्थात प्रोटीन बनाने में इन तीनों आरएनए की हमें क्या पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है। अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है कि अब ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं। समझना तो यही है ना कि प्रोटीन कैसे बनाते हैं। अरे मुख्य चीज यही है कि आरएनए किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। अब ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो तीनों मिलकर प्रोटीन कैसे बनाते हैं, हमें एक एक को क्या करना है, समझना है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, आरएनए। तो भाई आरएनए जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, वो कैसे करता है, इसके कार्य को हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि किसका करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। यानी आरएनए का जो है, ये जो आरएनए है बेटा, इस आरएनए का कार्य एक ही है, वो क्या है, राइबोसोम का, राइबोसोम का निर्माण करना। तो इसका पहला कार्य यही था, यही तो मैंने बताया यहाँ पर। तो ये राइबोसोम होता है, इसने राइबोसोम का निर्माण किया। इसका पहला काम क्या था, राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री से क्यों कहा जाता है, ध्यान रखना, एक बार फिर ध्यान से सुन लो। मैंने क्या बताया कि जो आरएनए होता है वो किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। उसका काम क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। अब चूंकि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। और क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है, इसको फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी राइबोसोम पर mRNA और tRNA ये दोनों आकर इसी पर क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, किसका, प्रोटीन का। तो ये बताओ, जिस स्थान पे कोई चीज बनता है वो क्या कहलाता है, फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्ट्री। तो प्रोटीन कहां पे आके बन रहा है, राइबोसोम पर। तो इसलिए राइबोसोम क्या कहलाएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाएगा। लिख लोगे। किसी को अब कहीं कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि mRNA और tRNA किससे आगे जुड़ते हैं, राइबोसोम पर आगे जुड़ते हैं, और आगे जुड़ने की वजह से वहां प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होने के कारण उसे प्रोटीन का क्या कहता है, फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये बात समझ आ गया कि ये राइबोज का निर्माण करता है, और राइबोसोम का निर्माण करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। इस राइबोसोम को क्या कहता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। दूसरा मैंने इसमें आपको लिखाया है, देखो यहाँ पे दूसरा मैंने क्या लिखाया है कि आरएनए सतह जगह देता है किसको जुड़ने के लिए, mRNA और tRNA। अब एक चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, यानी mRNA और tRNA को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अनुवादन की प्रक्रिया को जानना है। अनुवादन तो अभी आगे हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। देखो, जैसे मान लेते हैं कि जो मानव यानी यूकैरियोटिक वाली कोशिका वाला जो क्या था, ये राइबोसोम था।
यही था ना, ये राइबो, इसमें कितने पाए जाते हैं बेटा? कितने होते हैं? नीचे वाले में 3। ये कौन वाला होता है? यूकैरियोटिक। ध्यान देना, ये मान लेते हैं ये क्या है? ये राइबोसोम है। क्या है? और इसको निर्माण किसने किया है? RRNA ने किया है। किसने किया है? RRNA ने किया है। और ये हमारा क्या है? mRNA है। क्या है? ये mRNA है। ध्यान से समझना है। ये बताया गया, ये क्या है? mRNA। अनुवादन में क्या होता है? अनुवादन क्रिया में होता क्या है? हम थोड़ा सा अनुवादन, ये बिना अनुवादन का ये प्रक्रिया होगा नहीं। अनुवादन क्रिया में होता क्या है कि जो राइबोसोम की जो दोनों इकाई होती हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है। ध्यान रखना, ये छोटी वाली इकाई और बड़ी वाली इकाई को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। ध्यान रखो, तो हमने क्या किया? अनुवादन क्रिया द्वारा यहाँ पर ये छोटी वाली इकाई को यहाँ पे कर दिया अलग, और बड़ी वाली इकाई को क्या किया? यहाँ पे अलग। ये छोटी वाली इकाई है और ये क्या है? बड़ी वाली इकाई। नहीं समझ में आ रहा है? चेहरा गिरा हुआ है आप लोगों को? मैंने क्या कहा? मुझे देखना है कि यह सतह जगह देता है, इसी को समझाना है। तो मैंने कहा कि इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा अनुवादन जान लेते हैं। अनुवादन में होता क्या है कि जो ये क्या है? ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, ये राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। अनुवादन क्रिया में क्या होता है कि अनुवादन क्रिया में ये इस पे 2 इकाइयों से जुड़ा होता है। कितने इकाइयों से? ये छोटी इकाई होता है और ये नीचे वाला क्या होता है? और अनुवादन क्रिया में होता क्या है? इन दोनों इकाइयों को निकाल दिया जाता है, अलग अलग कर दिया गया। तो हमने इसको निकाला तो ये यहाँ पे आ गया, और इसको निकाला तो ये क्या हो गया? यहाँ आ गया। जो छोटी वाली इकाई होती है, जो ये छोटी वाली इकाई होती है ना बेटा, ये वाली छोटी वाली इकाई, अब इस छोटी वाली इकाई से आकर कौन जुड़ता है? mRNA आकर इससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये हमने मान लिया ये क्या है? mRNA है। ये आया और इससे क्या हो गया? समझे? अनुवादन नहीं होगा तो ये mRNA नहीं जुड़ेगा। बिना अनुवादन का mRNA नहीं जुड़ेगा। तो जगह कौन दिया? RRNA ने जगह दिया। देखो ये RRNA से जुड़ा हुआ है, ये ऊपर वाला क्या है? RRNA, और इसी से कौन जुड़ रहा है? mRNA जुड़ रहा है। तो देखो जगह कहां मिल गया? जगह मिला। तो यहां पे आगे किसने जोड़ दिया? अब दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है इसमें लिखा गया है, आप ध्यान देना कि ये mRNA से छोटी इकाई के RNA से जुड़ता है। ये RNA से कौन जुड़ गया? RRNA से mRNA। अब हमें क्या देखना है कि बड़ी इकाई से कौन आगे जुड़ता है? tRNA। अब देखो tRNA का जो है, tRNA की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ध्यान रखना। अभी मैं इसकी संरचना को बड़ा में बताऊंगा। अब ये जो है ना, ये tRNA की संरचना है। किसकी संरचना है? tRNA की संरचना है। और ये वाला जो होता है ना, ये वाला हिस्सा होता है, इससे आकर कौन? ये इससे आकर क्या होता है? इस वाले से समझ में आया?
चेहरा लटका हुआ देख कर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ एक बार। ध्यान रखो, बताया क्या गया एक बार और ध्यान रखो। हम पढ़ क्या रहे हैं, आरआरएनए पे कार्य। आरआरएनए ने क्या किया, आरएनए और प्लस प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बना दिया। राइबोसोम पर ही एमआरएनए आके जुड़ रहा है, टीआरएनए आके जुड़ रहा है और आकर ये प्रोटीन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा गया, प्रोटीन की फैक्ट्री कही गई। दूसरा बताया गया कि ये ही जो है राइबोसोम की जो छोटी वाली इकाई है, यह जगह यानी ये राइबोसोम क्या करते हैं, ये आरआरएनए जो है ये सतह और जगह देते हैं किनको जुड़ने के लिए, एमआरएनए और टीआरएनए को। अब जगह कैसे देते हैं, तो जगह देने के लिए ये अनुवादन क्रिया पे यहाँ पे होता है। क्या होता है, अनुवादन। अनुवादन में क्या होता है कि ये वाला सिरा और ये सिरा दोनों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अलग अलग। अब अलग हो गया तो इस सिरे के जो यहाँ पे आरआरएनए है, इससे आकर कौन जुड़ जाता है, एमआरएनए। देख रहे हो, आगे जुट गया। अब ये वाला जो सिरा है, इस सिरे से क्या होता है, इस लास्ट नीचे वाला जो आरएनए होता है, आरआरएनए होता है, इससे कौन आगे जुड़ जाता है, ये वाला सिरा जो होता है टीआरएनए जुड़ जाता है। घबराओ नहीं, ये कैसे जुड़ता है मैं बताऊंगा अभी आपको, बस इतना इसमें क्या करना था, समझना था। समझ गए। अब हम दूसरा जो है तो आरआरएनए क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम टीआरएनए, अब हमने आरएनए को खत्म कर लिया। अब हमें क्या देखना है, टीआरएनए। यानी टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज देखते हैं, ये इसकी संरचना है बेटा, ये क्या है, इसकी संरचना है। इसकी संरचना कुछ लवंग की तरह से होती है। लवंग के दाने देखे हो जी, तो इसकी संरचना क्या होती है, लवंग की तरह से होती है। इसलिए जो है इसे जो है क्लोवर लिप प्रारूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोवर लिप संरचना भी कहते हैं। अब कोई पूछे कि इसको क्लोवर लिप संरचना क्यों कहा जाता है, तो ये लवंग की तरह से क्या होता है, दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लोवर लिप संरचना कहते हैं, या क्लोवर लिप मॉडल भी कहते हैं। अब क्लोवर लिप मॉडल को जो है, यानी टीआरएनए की संरचना को एक वैज्ञानिक थे जो अपने अध्ययन में, यानी उन्होंने क्लोवर लिप मॉडल को लिया, जिस वैज्ञानिक का नाम था हॉलिक। यानी टीआरएनए की खोज, यानी इस क्लोवर संरचना विधि के द्वारा इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किसने किया था, तो हॉली ने किया था। किसने किया था बेटा, हॉली ने। यहाँ ही जुड़ रहे, बोले महोदय ने किया था। और किसके माध्यम से किया था इसकी खोज, ये क्लोवर लिप संरचना के माध्यम से किया था। अब तीसरा जो है, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये ले लो। अब जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, जो धारियों की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें इनकी मात्रा कितनी होती है। जैसे अभी आपने आरआरएनए को देखा, उसमें कितनी मात्रा थी, 80% थी ना। थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन लो, आप बहुत बिजी हो गए हो लिखने में, तब से थोड़ा सा पहले पढ़े हुए थे तो नहीं लिख रहे थे। इधर ध्यान दो, इसको मैं बहुत शार्ट में पढ़ाया करता हूँ। पहले ये बताया गया, हमने एक पॉइंट लिया कि ये इसकी संरचना कैसी होती है, क्लोवर लिप होती है। इसकी खोज किसने किया था, हॉली ने किया था। अब देखेंगे एक कोशिका में इसकी कितनी मात्रा होती है, यानी टीआरएनए कितना % पाया जाता है, तो 10 से
15% क्या होता है, एक कोशिका के अंदर tRNA पाया जाता है 10 से लेकर, क्योंकि 80% में तो कौन होता है, RNA ही होता है। अब tRNA कितना होता है, 10 से लेकर 15% तक होता है। ये प्रत्येक कोशिका में कितना पाया जाता है, ध्यान रख लेना। ये समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान, आप जैसे इसकी संरचना को देख रहे हो तो देखने में आपको कैसा लग रहा है, एक रज्जुकी दिखाई दे रहा है कि द्विरज्जुकी दिखाई दे रहा है, ये द्विरज्जुकी की तरह से दिखाई दे रहा है। देखने में तो कैसे दिखाई दे रहा है, अरे आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये 5 ऐसे दिखाई दे रहा है ना, लग रहा है कि डबल रज्जुका है, लेकिन ये डबल रज्जुकी नहीं होता है। क्या होता है, सिंगल रज्जु होता है। लेकिन ये ऐसे दिखाई क्यों देता है, तो मान लो ये इसका हम सिंगल रज्जु यहां बना रहे हैं, ये इसका हम क्या बना रहे हैं, सिंगल रज्जु। ये इसका मान लेते हैं ये क्या है, सिंगल रज्जु है। और इससे जुड़ा कौन होता है बेटा, जैसे आपने देखा कि मैंने बताया कि ये एक रज्जुकी होता है। अब कैसे ये इसकी आकृति ऐसे क्यों दिखाई देती है, तो ध्यान रखो बेटा, इधर देखो, चलो ध्यान से देखना। ये मान लो एक रज्जुकी है ना, अब एक रज्जुकी है, अगर इसे हम क्या करें, ऐसे घुमाकर इसे मोड़ दें, यानी इसी आकृति को हम ऐसे ले गए और ले जाकर यहां से क्या किए, ऐसे मोड़ दें। तो अब एक ध्यान रखना, जो इसमें नाइट्रोजन क्षार है, यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, ए जी जी, यह है ना, इससे आगे कौन जुटेगा, जो इसके विपरीत होता है वो आगे जुटेगा। इससे कौन आगे जुटेगा, यू, कौन जुटेगा, यूरस। यहाँ पे क्या, साइटोसिन, यहाँ पे क्या जुटेगा, 1, यही जुटेगा ना। ये 4 है ना, चारों जोड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये, तो इससे क्या आगे जुट जाएगा, फिर यूरस जुट जाएगा। ये देख रहे हो जी, ये इसके विपरीत आकर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जो शेष बचेगा, जैसे क्या बच गया, यहाँ ए जी सी, ये वाला देख रहे हो ना, अरे इससे ये वाला मिल गया कि नहीं, अरे इधर से ये घुमा है, ये सीधा ये है यहाँ से, और इसको लेकर यहाँ पे आया गया है, तो ये बन गया। और ये जो मुड़ा हुआ है, ये जो गोल बना है, ये वाला भाग है ना, गोल तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो इसमें क्या है, एक सी यहाँ पे है, ये क्या है, जी है, क्या है, जी है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए है, क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, सी। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे, यहाँ पर इनके विपरीत कोई नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे आके जुड़ता नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए इसका आकृति कैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह का आकृति दिखाई देता है। तो ये आपको मुझे समझाने के लिए बता रहा था कि ये आकृति जो है ये द्विरज्जुकी नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, सिंगल रज्जुकी होते हैं। और सिंगल रज्जुकी होने के नाते केवल ये मोड़ने की वजह से क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार की आकृति इनमें क्या होती है, दिखाई देती है। अब ध्यान रखना, ये वाला जो होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं टी साई सी, टी साई सी लूप। इसे किस नाम से जाना जाता है, टी, इसको साई पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, साई, टी साई सी लूप, इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखो, इसको कहा जाता है, ध्यान रखना, इस पे 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो CuG क्या पाए जाते हैं, CuG। और ये वाला जो नाइट्रोजनी क्षार वाला जो लूप होता है बेटा, इसे एंटीकोडोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एंटीकोडोन। या इस लूप को कौन सा लूप कहा जाता है, तो इस लूप को कहा जाता है रिकोनाइसन।
लूप। और इस वाले लूप को क्या कहा जाता है? तो इस वाले लूप को कहा जाता है DHU लूप। क्या कहा जाता है? DHU लूप। बना लें। ध्यान रखना बेटा, ये जो मुड़ा हुआ है ना, जो जुड़ता नहीं है, इधर जाना ना, इसको जब हमने घुमाया तो यहाँ पे मुड़ा हुआ है ना, इधर जाना, जो ये मुड़ा हुआ है इस भाग को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। इसलिए ये भी लूप है, ये भी लूप है, और क्या है? ये भी लूप है। अब ये पाया कहा जाता है, तो ध्यान रखना, ये जो होता है tRNA जो होता है, ये कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो जो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है। उसी द्रव्य के अंदर कौन पाया जाता है? tRNA पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल। ये कार्य क्या करते हैं बेटा? तो ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये विभिन्न प्रकार के क्या अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाने का कार्य करते हैं। अब हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं बेटा? हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 300 से ज्यादा होती है। ये आप लोगों को 11 में भी मैं बता चुका हूं। और उसमें से 20 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण करने का कार्य करते हैं। यानी 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर या अमीनो अम्ल मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करते हैं। ये जो एंटीकोडोन देख रहे हो, एंटीकोडोन जो है, ये वाला जो लूप है, इस पे 3 क्या नाइट्रोजन क्षार बना होता है ना। यानी ये देख रहे हो 3 नाइट्रोजन क्षार बना हुआ है। ये क्या है? यहां लिख लेना नाइट्रोजनी क्षार है। और जो TYC लूप है, TYC का है, TYC लूप है, नहीं TY नहीं है, साई इसको पढ़ाया जाता है। TYC लूप, ये लूप जो होता है, यही लूप जाकर जो बड़ी वाली क्या होती है? राइबोसोम के जो RNA होता है उससे क्या होता है? जुड़ता है। ध्यान रखना। यानी यहां पर आप लोग देख रहे थे, ये बड़ा वाला राइबोसोम था और इसमें ये क्या था? RNA था। अब ये देखो बेटा, ये सीधे क्या हो जाता है? इधर ध्यान रखना, इससे आगे कौन जुड़ जाता है? ये जो है, जो ये वाला लूप है ना, अब ये पलट जाता है ऐसे, क्या हो जाता है? ये कौन सा वाला है? TYC, ये वाला लूप आकर इससे क्या हो जाता है? समझ में आया? तो ये tRNA का आपने कार्य देख लिया। और जो DHU लूप है, ये पहला आपने इसमें क्या देखा कि एंटीकोडोन पर 3 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरा आपने क्या देखा कि जो TYC लूप है, ये किससे आ जाता है? राइबोसोम के जो बड़ी इकाई होती है, जो RNA होता है, उससे आकर ये क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। और तीसरा देखो, जो DHU लूप है, यह वह लूप होता है जिस पर आकर एक एंजाइम, यानी यहां पर एक एंजाइम आता है। इस वाले लूप पर क्या होता है? एक एंजाइम आता है, जिस एंजाइम का नाम होता है अमीनो एसाइल सिंथेसिस। क्या बताया गया? अमीनो एसाइल सिंथेसिस। और इस एंजाइम का कार्य क्या है कि ये अमीनो अम्ल को जोड़ने का, ये 3' पर क्या करता है? 3' पर अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये रहा आपका tRNA। अब हमें क्या देखना है? mRNA छोड़ दे।
जो DHU है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये मतलब जैसे CUG है तो साइटोसिन। ये मैं बाद में बता दूंगा, इसमें सुनो। सर उस एंजाइम का नाम क्या बताया है? अमीनो एसाइल अमीनो सिंथेसिस। ये एंजाइम क्या करता है? अमीनो अम्ल को जोड़ देता है। ठीक है, रहने दे आप।